नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में जिस बहन का रेप करके हत्या कर दी गई है, उसके बाद कुछ व्यक्ति जिस तरीके के वीडियो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे समाज में रेप रुक सकता है, कैसे महिलाओं को खुले रात को अकेले घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन बलात्कारियों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि आगे ऐसे रेप ही ना हो। ऐसे बहुत से वीडियो की बाढ़ आ गई है और इनमें कई तो ऐसे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु हैं जो ये घोषणा करते हैं कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी बातें इस चीज़ का ढोल पीटती हैं कि वो अध्यात्म से कोसों दूर हैं। और चूंकि अध्यात्म की गहराई की समझ नहीं है, इसीलिए उनको मनुष्य के स्वभाव की गहरी समझ नहीं है और इसीलिए वो ऐसी मूर्खतापूर्ण और ऊटपटांग बातें करते हैं कि उनसे कल को समाज में रेप ज़्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। एक चैनल पे एक मित्र कहते हैं कि घर से संस्कार देने शुरू कर दो। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, वो भारत में रहते नहीं हैं, तब ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं। अरे तुम ये तो देखो कि घर में शिक्षा देने वाले 60 से 70% लोगों का मानसिक विकास कितना हुआ है, वो खुद कितने शिक्षित हैं। और जब एक शिक्षा, एक संस्कार तुम्हारे भीतर नहीं है, तो तुम अपने घर के बच्चों को संस्कार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कहाँ से उधारी लेकर आओगे। शिक्षा और संस्कार की कोई उधार दुकान नहीं है। ये तो आपको वातावरण से अगर मिलती है तो ही आप प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा आप कहीं से डाउनलोड करके संस्कार अपने भीतर नहीं डाल सकते। वो मित्र इस बात को, इस तथ्य को जानते ही नहीं कि इस देश की अधिकतम जनसंख्या ऐसी है कि अभी जो न्यूनतम शिक्षित है, यानी कि शिक्षण भी उनका झूठा शिक्षण है, उसमें कोई शिक्षित होने जैसी बात नहीं है। ना तो उनमें घर के प्रति कोई दायित्व है, ना उनको समाज के प्रति कोई दायित्व का भाव है, ना उनको देश के प्रति, और इन सब से पहले ना उनको स्वयं के प्रति कोई दायित्व का भाव है। अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए वो नशा करते हैं, वो और असामाजिक बुराइयों में लिप्त हुए पड़े हैं। झूठ बोलना, मक्कारी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसे बुराइयों में लिप्त संसार में तुम कहते हो कि बच्चों को संस्कार देकर और तुम बलात्कार होने बंद करवा दोगे। ये क्या बचकाने बात है। इतने गंभीर विषय पे इतने उथले वक्तव्य देना मेरे हिसाब से बहुत अशिष्ट है। ऐसे ही कुछ मूर्ख कहते हैं कि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन बहन बेटियों को रात में अकेले घूमने की आज़ादी क्यों नहीं है। मैं इस पर आगे दूसरे तरीके से भी बात करूंगा, दूसरे दृष्टिकोण से भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ इसका ही जवाब दे देता हूँ कि ऐसा न कभी हुआ है, न कभी आगे हो सकता है। तुम्हारी ये बहुत हाइपोथेटिकल और बहुत मूर्खतापूर्ण मांग है। तुम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के उपाय करने के बजाय तुम कहते हो कि बलात्कारी अपना काम कैसे बंद कर दे। जिनको संस्कार मिले ही नहीं हैं, जिनको जीवन के प्रति कोई दायित्व नहीं है, जिनको अपने मन पे कोई वश नहीं है, जो अध्यात्म के रास्ते पर कभी चले नहीं हैं, जिन्होंने अपने मन को टटोला नहीं है, जिनके मन में गंदगी परोसने के, असभ्य से असभ्य तरीके की गंदगी परोसने के वीडियो आज फ़ोन में मुफ्त में उपलब्ध हैं, तुम उन लोगों से उम्मीद करते हो कि तुम्हारी बहन बेटी रात को अकेले घूमे तो वो साधु की तरह ध्यान लगा के बैठ जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें मीडिया को और झूठे और तथाकथित समाज सुधारकों को बंद करनी चाहिए। ये ऐसी ही बात है कि जैसे मैं कहूँ कि मेरी बहन बेटी किसी जंगल में, जहाँ खूंखार भेड़िए हैं, शेर हैं, भालू हैं, गीदड़ हैं या और खूंखार जानवर हैं, वहाँ मेरी बहन बेटी को रात को या दिन में अकेले जाने का हक क्यों नहीं है। भेजो फिर उनको अकेले, मरवाओ उनको, करवाओ उनका बलात्कार। तुम्हारी ये मूर्खता की बातें ये बलात्कार नहीं रुकवा सकती। हाँ, तुम्हारा तथाकथित
समाज सुधारक होने का जो अहंकार है उसका पोषण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई सुधार नहीं होने वाला है। ऐसी ही और भी अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसकी मूल जड़ की बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। जो मेरी जीवन के प्रति समझ है, उस समझ के आधार पर, अपने बोध के आधार पर, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ कटु सत्य, कुछ नगन और बहुत ही कठोर सत्य आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात बहुत गहरे में समझ लें कि जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं होते हैं, जब तक आप स्वयं को नहीं जानते हैं, जब तक आप समाधिस्थ नहीं होते हैं, तब तक हमारे मन के जो वासनाएं हैं, मन की जो तृष्णाएं हैं, वो समाप्त नहीं होती हैं। समाधि की अग्नि में ही हमारे मन की तृष्णाएं स्वाह होती हैं, उनका हवन होता है, उनका यज्ञ होता है। इससे पहले अगर कोई आदमी, आत्मज्ञानी होने से पहले अगर कोई आदमी ये दावा करता है कि उसने अपनी काम वासना पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है, तो वो पाखंडी आदमी है। अगर इससे पहले कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसने अपने डर पे, उसने अपने भय पे, उसने अपने लालच पे नियंत्रण पा लिया है, तो वो मिथ्याचारी है, पाखंडी आदमी है। और ऐसे ही पाखंडी आदमी जो आजकल बाबा बन के आश्रम बना के बैठे हैं, या मस्जिदों में, गिरजाघरों में जो मौलवी और पादरी बन के बैठे हैं, ये शोषण करते हैं, क्योंकि ये आत्मज्ञानी तो है नहीं। और बिना आत्मज्ञानी हुए कोई व्यक्ति इन मन की वृत्तियों से पार नहीं जा सकता। केवल और केवल एक ही शर्त है जीवन में एक व्यक्ति के उस सत्र पर उठने की जहां वो किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। वो शर्त ये है कि वो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाए। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे चारों तरफ आत्मज्ञानियों की भीड़ भरी पड़ी है। तुम्हारे चारों तरफ मनुष्य की शक्ल में बहुत खूंखार जंगली जानवरों की भीड़ है। और अगर तुम सोचो कि वो जंगली जानवर अपनी पाश्विक प्रवृत्ति को छोड़कर तुम्हारी बहन बेटियों पर दया करे, रहम करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे बलात्कार के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दिन में भी खतरा है, रात में भी खतरा है, घर के बाहर पड़ोस में भी खतरा है, बच्चियों के स्कूल में भी खतरा है, बच्चियों के कॉलेज में भी खतरा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य है और खतरा नहीं है। सामाजिक संबंधों को तार तार करने वाले, शर्मसार करने वाले ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जिनका जिक्र करना भी यहाँ सही नहीं है। तब भी हमें लगता है कि हमारी बहन बेटियां रात को क्यों नहीं निकल सकती। वो इसीलिए हम ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं क्योंकि हम अध्यात्म के रास्ते पर कभी चले ही नहीं हैं। हमने कभी ईमानदारी से साधक का जीवन जिया नहीं है। जिस दिन जियोगे उस दिन ये बात जानोगे कि कितना मुश्किल है। बार बार जब आप मन की वृत्तियों से आज़ाद होने का प्रयास करते हैं, मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो कैसे वो बेड़ियां हमारे ऊपर डालती हैं। जब एक साधक के लिए मुक्त होना इतना मुश्किल है, तो जो साधना पथ पे है ही नहीं, जिसको रत्ती मात्र भी बोध या ज्ञान नहीं है, उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि रात को उसको तुम्हारी बहन बेटी अकेली मिले और वो उसकी पूजा करे, उसकी आरती करे, उसको देवी माने। नहीं हो सकता। उसकी संभावनाएं बहुत न्यूनतम है। इसलिए बहन बेटियों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की जो व्यवस्था है, उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था जितनी ज़्यादा विकसित की जा सकती है, इसमें टेक्नोलॉजी का जितना प्रयोग किया जा सकता है, बहन बेटियों की सुरक्षा करने वाली संस्थाओं को जब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जब तक ये स्थिति बंद नहीं होगी कि कोई बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने जाए और उसको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन धक्के खिलाए जाएं, और कई पुलिस स्टेशन में तो खुद उन रेप पीड़ितों के साथ ही गंदी नज़र से देखा जाए, अभद्र व्यवहार किया जाए, और मौका मिलने पर उनका पुलिस स्टेशन में बलात्कार किया जाए। जब तक सुरक्षा देने वाले ऐसे व्यभिचारी पुलिस वाले लोग होंगे, जब तक कानून कछुए की चाल से चलेगा, जब तक कानून गोपाल कांडा या फिर अन्य बलात्कारी नेताओं की
जेब में जब तक ये कानून व्यवस्था रहेगी तब तक इस सुरक्षा को सुनिश्चित करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये करने से सारा हो जाएगा, इसमें कई तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत तरीकों से। एक तरीका तो ये कि सुरक्षा प्रदान करने वाली और न्याय करने वाली व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके लिए बलात्कारियों का साथ देने वाले, उनको अपनी पार्टी में जगह देने वाले नेताओं से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए जिस क्रांति की आवश्यकता है उसके होने की कोई आसार इस देश में नज़र भी नहीं आते। फिर एक काम ये किया जा सकता है कि अपनी बहन बेटियों को इतना जागरूक करना कि तुम जहाँ जिस जगह पे रहती हो वहाँ किस समय तक किन लोगों के साथ उठना बैठना सेफ है, हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर रहो, अलर्ट रहो। इस जिम्मेदारी से लड़कियां भी नहीं भाग सकती। लड़कियां अगर मांग उठाती रहेंगी कि हम क्यों नहीं सुरक्षित रात में घूम सकते, तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता छोड़नी पड़ेगी। अपनी जिंदगी की, अपने शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन लड़कियों की तो कम से कम है जो समझदार हो चुकी हैं, जो बालिग हो चुकी हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके लिए अगर वो स्कूल में जाती हैं तो फिर जिन वाहनों में वो जा रही हैं वहाँ पर जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनकी पालना कराकर स्कूल में, छोटी बच्चों के स्कूल में अधिक से अधिक महिला कर्मचारी या अध्यापिकाओं को रखकर ये चीज़ें कुछ हद तक सुनिश्चित की जा सकती हैं। साथ में जो व्यक्ति सक्षम है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य हैं, जो शिक्षित हैं, वो कम से कम अपने बच्चों को बताएं कि अगर तुम बड़े होते हो, तुम्हारा कल को किसी महिला के प्रति, किसी लड़की के प्रति आकर्षण होता है तो उसको नोचने की वृत्ति अपने अंदर पैदा ना करें। अगर उसके प्रति प्रेम है तो प्रेम का प्रकटीकरण करें। अगर वो जो लड़की जिससे तुम प्रेम अपना प्रकट कर रहे हो वो स्वीकार करे तो अच्छा है, उसको चाहो, उसको प्रेम करो। ये बहुत प्राकृतिक चीज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें सहयोग ना करे तो उससे बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं रखनी है। ये हो सकता है कि कोई लड़का नहीं समझ पाएगा, किसी के पास बहन नहीं होगी, वो नहीं समझ पाएगा कि उसकी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो क्या होगा। लेकिन एक माँ ये तो बता सकती है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। तो आज जो किसी की बहन है वो कल को किसी की माँ भी बनेगी। तो एक औरत को इज्जत देना हमें घर से सिखाना पड़ेगा। अगर घर में ऐसे संस्कार नहीं हैं तो आजकल सब बच्चे स्कूल तो जाते हैं, स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। स्कूलों में भी महिलाओं के प्रति सम्मान, और पहले तो आदमी को प्रेम और वासना में क्या फ़र्क है ये समझाना पड़ेगा। जब आप किसी औरत के शरीर को किसी भी हाल में भोगना चाहते हैं, चाहे वो तैयार है या नहीं, तब ये आपकी वासना हुई। और जब आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, वो संबंध चाहे किसी भी सत्र तक जाए, चाहे शारीरिक सत्र तक जाए, चाहे आध्यात्मिक सत्र तक जाए, चाहे भावनात्मक सत्र तक जाए, चाहे वैचारिक सत्र तक जाए, वो किसी भी सत्र तक जाए, जहाँ तक सहमति है तब तक उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बातें स्कूल में बच्चों को, लड़कों को पढ़ाना शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ हमें परिवार को संस्कार देने की, जो परिवार नहीं दे सकते वो आजकल हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है, स्कूल में भेजता है, तो छोटी क्लासों से ही सिखाया जा सकता है। छोटी क्लासों में दिए गए संस्कार ज़्यादा गहरे होते हैं। स्कूल को भी इसका दायित्व समझना पड़ेगा, सरकारों को भी समझना पड़ेगा। और जब तक ऐसा वातावरण निर्मित नहीं होता कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझें, तब तक हर सत्र पर चौकन्ना होकर काम करने की ज़रूरत है। जो मैंने बताया इसमें से किसी भी सत्र पर चौकन्ना होना हमारे हाथ में सुनिश्चित करना नहीं है। जैसे हम स्कूल का चौकन्ना होना सुनिश्चित नहीं कर सकते, हम प्रशासन का भी, न्याय व्यवस्था का भी सुनिश्चित नहीं कर सकते।
कोई अपने घर में अपने बेटों को समझाए, यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते। हम यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मज्ञानी बनने के रास्ते पर चले, आध्यात्मिकता के रास्ते पर चले, ध्यान के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग पर चले। हम यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते। और इसलिए जब तक ये बाकी चीज़ें सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक एक परिवार हर समय अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर सतर्क तो रह ही सकता है। हम सतर्क नहीं रहेंगे, दुनिया क्यों नहीं सुधर जाती, ये भी इतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना हम दूसरों को सुधरने की उम्मीद लगाते हैं, जबकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। सामने वाला जिम्मेदार होगा, उसकी मर्जी है, नहीं होगा तो वो जो कुछ क्राइम करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको वो सजा स्वीकार है तभी क्राइम करता है। वो तुम्हारी सजाओं से भी नहीं डरता, लेकिन उसके क्राइम ने तुम्हारे बच्चे के जीवन को जो बर्बाद कर दिया है, उसकी खामियाजे की तुम कैसे पूर्ति करोगे? उससे बचना ही एक उपाय है। तुम लोगों को बलात्कारी होने से आज के दिन नहीं रोक सकते। इतना खराब तरीके का मटेरियल सोशल मीडिया पर पड़ा है कि हर रिश्ते को तार तार किया जा रहा है। ना कोई उम्र देखी जा रही है वीडियो बनाते हुए, ना कोई रिश्ते देखे जा रहे हैं, कुछ भी वीडियो बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। और ऐसे वीडियो जिन लोगों के दिमाग में जा रहे हैं, तुम सोचते हो तुम्हारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानेंगे? इसीलिए ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई महिला है, कोई बहन है, कोई बेटी है, उसका बलात्कार ना हो, तो उसको सतर्क रहना सिखाना पड़ेगा। ये पहला और प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आप उठा सकते हो। बाकी चीज़ें जब बदलेंगी तब बदलेंगी, तब तक आप अपने शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तब तक आप सरकार को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। भले ही आपके घर में कोई पीड़ित हो, आप भी जिम्मेदार हो। आपने सिखाया नहीं उसको कि कैसे इन भेड़ियों के बीच में सुरक्षित रहना है। जब आपको पता है कि जिन लोगों के बीच में आप रहते हो वो जंगली जानवरों जैसे हैं, तो उनके बीच में सुरक्षित रहने की कला सिखाना, सुरक्षित रहने की सतर्कता, सुरक्षित रहने का सामर्थ्य देना, सुरक्षित रहने की शक्ति विकसित करना, ये एक परिवार के तौर पे हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसके घर में पत्नी है, माता है, बहन है। और मेरे ख्याल से ये हर घर में है, इसलिए ये हर घर की जिम्मेदारी है। बाकी चीज़ें बदलेंगी जब तक बदलेंगी, तब तक हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इस समस्या के समाधान को लेकर ये मेरे विचार व्यक्तिगत हैं, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ और आप लोग सहमत हो ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं ये ज़रूर यहाँ अपेक्षा करूँगा कि अगर आपके घर में कोई बहन बेटी है तो उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। उसे समझिए, बहन बेटियों को इन दरिंदों का शिकार होने से बचाइए। हम एक व्यक्ति के रूप में इतना ही कर सकते हैं। बहन बेटियां भी समझें वो किस समाज में रह रही है, किस मनोविकृत समाज में रह रही हैं। यहाँ बुद्ध पुरुषों का वास नहीं है, यहाँ मनोविकृत लोगों का वास है। इनके बीच में अपने आप को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।